सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In last class we had discussed about the factor affecting absorption, जिसमें हमने डिस्कस किया था फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में क्या था, हमारे दो फैक्टर्स रह गए थे। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में हमने जो भी फॉर्मुलेशन में एक्सिपिएंट यूज किए जाते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है आपके एब्जॉर्प्शन पे, वो हमने डिस्कस किया था। तो अब है एक्सिपिएंट्स में हमने सारा कुछ सस्पेंडिंग एजेंट, कोटिंग कैसी होनी चाहिए, बफर का क्या रोल है, लुब्रिकेंट, सर्फेक्टेंट, डालुएंट, बाइंडर, ग्रेनुलेटिंग डिसइंटीग्रेशन एजेंट कैसा होना चाहिए, कंप्रेशन फोर्स कैसी होनी चाहिए, मेथड कैसा होना चाहिए, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे दो फैक्टर्स रहते थे फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में, जो ये बोलते थे कि कलर और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट उनका क्या इफेक्ट होता है आपका एब्जॉर्प्शन के ऊपर। अब जो कलरेंट है, कलरेंट बेसिकली वाटर सॉल्युबल या फिर बेसिकली वाटर सॉल्युबल डाइज ही होती हैं। अब ये क्या करती हैं, जो वाटर सॉल्युबल डाइज हैं वो आपका इनहिबिटरी इफेक्ट शो करती है डिसोल्यूशन रेट पे। वो कैसे, अगर आप जो आपका ड्रग लाइक हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो उसके ऊपर अपनी कोटिंग चढ़ा देती है कलर की, जिससे क्या होता है, अब जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो लाइपोफिलिक बैरियर जो हमारी मेम्ब्रेन है उससे क्रॉस होने में उसको दिक्कत होगी। तो जो कलरेंट की अमाउंट भी है वो भी इफेक्ट डालती है आपकी रेट ऑफ डिसोल्यूशन के ऊपर। तो ऐसा क्यों है, द dye molecule get absorbed onto the crystal phase and inhibit the drug dissolution rate और retard the drug dissolution rate। इसकी एग्जांपल ये है कि ब्रिलियंट ब्लू है वो रिटार्ड कर देता है डिसोल्यूशन ऑफ सल्फा थायाजोल। जब आप ब्रिलियंट ब्लू डाई यूज करते हो तो इन सल्फा थायाजोल के केस में उसकी डिसोल्यूशन रेट है वो डिक्रीज कर जाती है। देन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. ओके। देन है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का क्या रोल है, अब होता क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से हम अपनी जो सॉल्युबिलिटी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इट इज अ फिजिको-केमिकल, इट्स यूज्ड टू मॉडिफाई फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। अब कोई ड्रग है जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है तो हम क्या करते हैं, हम साइक्लोडेक्स्ट्रीन का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ताकि जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो एनहांस हो जाए। इसकी एग्जांपल है एनहांस्ड डिसोल्यूशन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल एर्गोटामीन टैट्रेट कैफीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल है जो कि आपकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी है उसको एनहांस करती है। ठीक है, हाइड्रोक्विनोन डिजॉक्सिन कॉम्प्लेक्स, देन enhanced lipophilicity for better membrane permeability, एग्जाम्पल है कैफीन और पाबा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सेशन से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आपकी जो डिसोल्यूशन रेट है उसको फास्ट करते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स थे कि कैसे वो इफेक्ट करता है। एक लास्ट है फार्मास्यूटिकल में कि डोजेज फॉर्म कैसी होनी चाहिए। डोजेज फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बायोअवेलेबिलिटी में। कैसे, अब जो सॉलिड ड्रग है वो सॉलिड ड्रग पहले ब्रेक डाउन होगा, देन इट गोज टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से वो फाइन पार्टिकल में जाएगा, बिल्कुल फाइन होगा, देन वो बैरियर क्रॉस करेगा। बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन देयर इज नो सच बैरियर कि उसको ब्रेक डाउन होना है देन उसको डिसॉल्व होना है। तो मतलब सॉल्यूशन में आपका ये स्टेप ब्रेकिंग डाउन वाला जो डिसोल्यूशन मीडियम में जाने का स्टेप है वो एलिमिनेट हो गया। तो उसकी जो
सॉल्युबिलिटी है वो डिसोल्यूशन रेट है, सॉल्युबिलिटी नहीं, डिसोल्यूशन रेट है वो मच फास्टर है एज कंपेयर टू टैबलेट। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ टैबलेट और सॉल्यूशन का कंपैरिजन किया है। तो अब क्या है, जो सॉल्यूशन है तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सबसे ज्यादा बायोअवेलेबल, पर प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो सॉल्यूशन है उनकी बायोअवेलेबिलिटी फिर भी वो रिजल्टेड नहीं होती जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, बट इसमें जर्नली हम ये मानते हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन सबसे अच्छी बायोअवेलेबिलिटी देगा, देन इमल्शन। इमल्शन क्यों सस्पेंशन से, क्योंकि दोनों बायोफेसिक है। इमल्शन में आपका जो ऑयल और लिक्विड फेज है वो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा सिस्टम प्रिपेयर्ड होता है। जबकि सस्पेंशन में सिर्फ मीन्स आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में। ठीक है, देन कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल शेल रिलीज इजी करते हैं, क्योंकि टैबलेट में हमारी कंपैरिजन फोर्स और टाइप ऑफ मटेरियल मैटर करता है कि कैसा है डिसइंटीग्रेशन एजेंट, कैसा है या किस तरह वो रिलीज करता है। कोटेड टैबलेट है, ऑब्वियस है, आप एक टेबलेट के ऊपर कोट मारी जा रहे हो तो वो थोड़ा टाइम लेगा उस कोट से रिलीज होने के लिए, देन वो अपनी रिलीजिंग। इंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स क्या है, जो स्टमक को बाईपास करके आपके इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो, तो हम उसका रेट एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, देन सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट। सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट क्या है, जिनका हम जो रेट है रिलीज का उसका हम एक्सटेंड कर देते हैं, प्रोलॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम है जो ये बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन सीधा सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इन जीआईटी फ्लूइड और वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। ठीक है, जबकि इन केस ऑफ एक्वस सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ ड्रग जीआईटी फ्लूइड वो डिसॉल्व होने शुरू होते हैं, डिसोल्यूशन शुरू होती है, फिर वो सॉल्यूशन फॉर्म में जाते हैं, देन एब्जॉर्ब होते हैं। बट आपकी जो इमीडिएट रिलीज ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो डिसइंटीग्रेट होगी, एग्रीगेट या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आएगी, देन वो डिसोल्यूशन मीडियम में जाएगी, तब उसके। ठीक है, जो मैंने आपको अब कहते हैं प्रोडक्ट एज और स्टोरेज कंडीशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, प्रोडक्ट की एज कैसे है, अब कभी कभी आपने ये चीज देखी होगी, स्टोरेज कंडीशंस कैसे मैटर करती है। अब हम कोई भी मेडिसिन है, ठीक है, बॉटल है मेडिसिन की, वो आप कहीं भी रख देते हो। कभी आपने नोटिस किया, कभी कभी हम किचन में ही रख देते हैं अपनी मेडिसिन की, चलो यहीं पे आएंगे और यहीं पे हम उसको ले लेंगे जल्दी। बट कभी आपने सोचा कि किचन में जो विंडो है उसकी लाइट उस पर पड़ रही है कंटिन्यूसली, तो वो उस प्रोडक्ट को डिग्रेडेट कर सकती है। तो there may be a color, there may be some color change और टेस्ट चेंज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिजल्ट आ सकता है। तो स्टोरेज कंडीशन बहुत मैटर करती है। इस दौरान आपकी जो ड्रग है वो प्रेसिपिटेट तो नहीं होगी, आपकी हार्डनिंग ऑफ टैबलेट तो नहीं होगी, मतलब टैबलेट टूट ही नहीं गई। ठीक है, देन चेंज इन पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का क्या मतलब होता है, सस्पेंशन इज अ बायोबेसिक लिक्विडोजस फॉर्म। तो आपने उसमें पार्टिकल सस्पेंड किए होते हैं, तो सस्पेंशन का तो काम ही होता है वो नीचे बैठ जाता है। बेटा आपकी क्या टाइमिंग है, मेरे को ये बताओ लेक्चर की। 2:30 है ना, आप लेट क्यों होते हो, डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की आपको कि आप टाइम पे आएंगे। ओके, देन हम बात कर रहे थे
गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बेटा लेट मत आया करो प्लीज। ओके देन सॉरी है। मैम। ओके देन है। देन हमारे बाकी है अब पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर आ जाते हैं, ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये अब हमारे फैक्टर्स बचे हैं, लास्ट पार्ट है ये कि पेशेंट रिलेटेड फैक्टर कैसे इफेक्ट डालते हैं एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, सबसे पहले है एज। ठीक है, तो एज का क्या वो है आपका कंसेप्ट है। एक जो एडल्ट है, हम जो आपके जो ह्यूमन बींग्स है, बेसिकली हमने वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। इन्फेंट्स हो गया, मतलब चिल्ड्रन, अडल्ट और ओल्ड एज। ठीक है, तो जो ओल्ड एज और चिल्ड्रंस की कैटेगरी है, अब जो चाइल्ड होता है, ठीक है, इन्फेंट है, जो छोटा बच्चा है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसके ऑर्गन फुली डेवलप नहीं होते, तो ठीक है, तो उनका मेटाबॉलिज्म या उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना एक अडल्ट का होगा। इसी तरह आपकी जो ओल्ड एज है उसमें टाइम के साथ जो आपके ऑर्गन्स है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। देन जो मतलब एक एडल्ट का सिस्टम है वो बिल्कुल ही वेरिएट करता है इन दोनों से। ठीक है, क्योंकि ब्लड ऑफ फ्लो, जो फ्लो रेट होगी ब्लड की, वो तीनों में डिफरेंट होगी, तो एब्जॉर्प्शन रेट भी अलग अलग होगी। कैसे? अब आपकी जो ब्लड फ्लो, आपकी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑन द बेसिस ऑफ परफ्यूजन रेट। परफ्यूजन रेट क्या कहते हैं हम? इस रेट से आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो ब्लड है वो गाढ़ा है या पतला है, तो वो भी मैटर करता है, वो भी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। अब जो गाढ़ा मतलब विस्कस ब्लड होगा उसको पंप करना मुश्किल होगा, मीन्स उसकी सर्कुलेशन मुश्किल होगी, जिससे आपकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो कम हो जाएगी। तो एज इस तरह। अब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम क्या है? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है जो आपके ड्रग स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक आने में टाइम लेती है, उसको हम गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कहते हैं। अब ये जो एम्प्टिंग टाइम है, अब ये जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है ये आपका मैटर करता, मतलब ये कभी कभी हमें इसको टाइम क्या है, जितनी देर तक बॉडी में मतलब स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक आने के टाइम को हम एम्प्टिंग टाइम बोलते हैं। और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट होती है, वो होती है कि किस स्पीड और किस टाइम से आपकी जो आपका स्टमक है वो एम्प्टी होता है थ्रू इंटेस्टाइन तक। जितना ज्यादा टाइम लेगी रेट उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब इन केस ऑफ, इसमें भी हमारे अलग अलग जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि फूड कंटेंट कितना है। ठीक है, अब कुछ ड्रग्स होती है जो बिना फूड के एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। सपोज आपकी जो गैस्ट्रिक कैप्सूल्स आते हैं, मिप्राजोल वगैरह, ये आपके गैस्ट्रिक पीएच में ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो गैस्ट्रिक टाइमिंग है वो कम हो जाती है और आपका एक्शन एनहांस हो जाता है। बट इन केस ऑफ सम ड्रग्स जैसे ग्लिसोफुल्विन है, उसको दैट इज वेरी पुअरली सॉल्युबल ड्रग। ठीक है, और उस केस में अगर आप फूड के साथ उसको लेते हो तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो एनहांस हो जाती है। ठीक है, इसी तरह है इंटेस्टाइनल ट्रांजिएंट टाइम। इंटेस्टाइनल ट्रांजिएंट टाइम क्या है? कितनी देर के लिए ड्रग जो इंटेस्टाइन में रही है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो असल में स्मॉल है, उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है। बट इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका सरफेस एरिया वो सबसे ज्यादा है। इट्स अराउंड अबाउट इट्स अराउंड अबाउट 200
हाँ, इट्स राउंड अबाउट 200 स्क्वायर मीटर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका सरफेस एरिया है वो इट्स अबाउट 200 स्क्वायर मीटर, और इसमें ब्लड फ्लो होता है आपका 1 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हमारा क्या बोलते जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रांजिएंट टाइम है, इंटेस्टाइनल ट्रांजिएंट टाइम का क्या मतलब है कि ड्रग इंटेस्टाइन में कितनी देर के लिए रहती है। तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ही अच्छी बेटर एब्जॉर्प्शन होगी। जो ड्रग आपके इंटेस्टाइन में नहीं टिक रही है और वो जल्दी से पास आउट होती है, देन उसकी वो पुअर एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, देन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच यही है पूरी जीआईटी में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच हमारी पूरी जीआईटी में वेरिएशन रखता है। जैसे स्टमक का पीएच हमारा 1 to 3 है, तो अकॉर्डिंग टू स्टमक पीएच जो एसिडिक ड्रग होगी वो ज्यादा एब्जॉर्ब स्टमक में होगी। देन आपकी जो इंटेस्टाइन है इसका पीएच आपका 7.4 to 8 है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी एल्कलाइन ड्रग और ऑल टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी भी पीएच के वेरिएशंस आती हैं तो जो ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ता है। देन है डिसीज स्टेट। डिसीज स्टेट क्या कहती है? डिसीज स्टेट, अब सपोज किसी को पैप्टिक अल्सर है, ठीक है, या मतलब कोई भी पेट की दिक्कत है, तो जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा। ठीक है, देन ब्लड फ्लो थ्रू जीआईटी। ब्लड फ्लो मैंने जैसे आपको बताया, ब्लड फ्लो से ब्लड फ्लो क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्लड फ्लो के थ्रू ही आपकी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी में। अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्लो होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन स्लो होगी देन आपका जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। ठीक है, फूड की हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिक। ठीक है, इसमें क्या है आपके एंजाइम्स। ठीक है, आपका जैसे इंटेस्टाइन में हमारे जीआईटी में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया भी होता है। तो गुड बैक्टीरिया हमारे क्या बोलते हैं जो ड्रग को डिसॉल्व करने में वो हेल्पफुल होता है। इसी तरह हेपेटिक एंजाइम्स। हेपेटिक एंजाइम्स क्या है? आपके P450 एंजाइम है जो कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो हमारा लिवर एक्सक्रीट करता है, P450 एंजाइम। ये एंजाइम हर इंसान में वेरिएशन, मतलब एक्सक्रीशन रेट सब में अलग अलग है। कोई ज्यादा सिक्रेट करता है, ज्यादा सिक्रेशन होती है उसमें इसकी, और किसी में कम होती है और किसी में माइल्ड होती है। अब कुछ ड्रग्स क्या होती है वो अकॉर्डिंग टू दिस एंजाइम एक्ट करती है, जिसमें उसकी सिक्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो ड्रग को इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे ड्रग कोई भी एक्शन नहीं दे पाती। तो ये मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट है, और ये हम सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर।